अपने ब्रॉक लेसनर की ना दो बहुत आकर्षक चीजें हैं। एक तो है उनका फिनिशर जो कि F5 है, और दूसरा सुप्लेक्स पे लेके जाना, सुप्लेक्स सिटी पे लेके जाना। और ऑफिशियली इसका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था आज से 12 साल पहले, जब समर स्लैम में जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था। ये आई थिंक मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताऊंगा कि जब ये मैच हुआ था तो मैं जॉन सीना की साइड था, और क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्स की बौछार कर दी थी तो मैं अपने भाई से जाके बोल रहा था कि यार ये जीतता तो जॉन सीना ही, लेकिन वो तो इसने मौका नहीं दिया, इतने सारे सुप्लेक्स रख दिए। और वहां से डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली नेम देना शुरू किया था ब्रॉक लेसनर के इतने सारे सुप्लेक्स के सीक्वेंसेस को सुप्लेक्स सिटी। उसके बाद वो ग्रीन कलर की वो मर्च भी पहन के आते थे। भाई कितना ज्यादा कूल लगता था उस टाइम पे वो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जिस तरीके का आतंक लेके आता था। लेकिन जब ब्रॉक लेसनर आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस, तो जॉन सीना से वो हारे थे। और उसके बाद जब वो दोबारा से जॉन सीना से फ्यूड करने आया तो उन्होंने बोल दिया था भैया ये पहले वाला ब्रॉक लेसनर नहीं है, और उस चीज को उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 951 में। अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रैंकिंग करी है डब्ल्यूडब्ल्यू के नए फिनिशर्स की, न्यू स्कूल फिनिशर्स वो बोल रहे हैं, जैसे ओल्ड स्कूल होता है वैसे न्यू स्कूल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और भाई फिनिशर्स तो बोल सकते हो आपकी काफी अच्छे हैं इस वाले एरा के। जैसे ओबाफेमी का फिनिशर नंबर 1 पे रैंक किया, फिर रिया रिप्ली का फिनिशर है, ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर है। स्पीयर में आप कितना ही ज्यादा कुछ अलग कर सकते हो, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने वो करके दिखा दिया। फिर जवान का ओजी कटर है, सोल रुका का सोल स्नैचर, और बाकी जो सारे फिनिशर्स है उसकी आप लिस्ट देख सकते हो। आई थिंक रॉयस की इसका फिनिशर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे कुछ ऐसा एक्साइट करता, लेकिन उसके अलावा हाँ ये लिस्ट बहुत अच्छी है। बट हाँ अगर एक ऐसी लिस्ट बनाने की बात आए जहाँ पे ये बोले कि सबसे बेस्ट फिनिशर किसका है, तो आई थिंक मेजोरिटी में जो लोग अग्री करेंगे वो है रैंडी ओर्टन के फिनिशर से। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक रिटर्न की बात करते हैं भाई, और इस रिटर्न का हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और ये बंदा बस टीज ही करे जा रहा है। तो ये ट्वीट देखो आप ब्रॉन्सन रीड का, जहां पे वो डब्ल्यूडब्ल्यू को मेंशन करते हुए लिखते हैं कि आई एम अ प्रॉब्लम। और क्लियरली भाई जो फिजिक है वो बहुत सही लग रही है ब्रॉन्सन रीड की। मतलब पहले वो ऐसा एक मोटा सा आदमी आ जाएगा ऐसी वाली बात हम बोलते हैं, लेकिन अभी फोटोज में ब्रॉन्सन रीड की फिजिक बहुत सही लग रही है। एक तो ये भी होता है ना कि अगर आप मसल मास पुट ऑन करके चौड़े होते हो, और थोड़ा अगर आप फैट भी हो तो भी आपकी मसल्स इतनी चौड़ी दिखती हैं कि आपका वो पेट जो है वो ढक सा जाता है, तो फिर उसमें थोड़ी हेल्प हो जाती है। और अगर इतनी मेहनत कर दी है अगर ब्रॉन्सन रीड ने, तो आई होप डब्ल्यूडब्ल्यू भी कुछ सही करे उनके साथ। विंस रूसो की आपको पता है आए दिन बड़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आती है डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोगों के बारे में, और मैं सही में बहुत इंजॉय करता हूँ विंस रूसो की स्टेटमेंट्स को। और अब उन्होंने एले नाइट और ट्रिपल एच के रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ बोला। वो कहते हैं कि मेरी एक डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट से बात हुई है, और मुझे ये बताया कि ट्रिपल एच को बिल्कुल भी पसंद नहीं है एले नाइट, और इतना ही नहीं वो उसका मजाक भी उड़ाता है, वो ओपनली ऐसे उसे छेड़ने का काम भी करता है। ऐसे करके वो कुछ बताना चाह रहा था कि ये विंस रूसो को पता चला है। वैसे तो इस बात के ऊपर कितना बिलीव करें या फिर नहीं वो तो पता ही है आपको, ये स्टेटमेंट तो कहीं से कैसी भी आ जाती हैं। लेकिन अगर हम डब्ल्यूडब्ल्यू की सिर्फ स्टोरी लाइन की देखें तो इतना तो पता चलता है कि हाँ हर एक इंसान के अपने पसंदीदा लोग होते हैं, और शायद उन पसंदीदा लोगों की लिस्ट में ट्रिपल एच के लिए एले नाइट का वो नाम नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन केफेब कितना ज्यादा जरूरी होता है या फिर इसका कितना असर पड़ सकता है, आपको इस बात से पता चलेगा। तो आपको पता है होगन अब इस दुनिया में है नहीं, तो केविन नैश ने क्या बोला भाई, आपको ये लगेगा कि पागल सा बंदा, थोड़ा सुन के भी आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या बात बोल दी इस बंदे ने। लेकिन केविन नैश ने ये बोला कि क्योंकि होगन के नेम का जो निकनेम है वो क्या था, इमोर्टल, तो उन्हें ऐसा लगता था कि होगन तो शायद कभी इस दुनिया से जाने ही नहीं वाले, वो हमेशा ही रहेंगे। उन्होंने बोला स्कॉट हॉल भी मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि अब वो है नहीं इस दुनिया में, तो उन्होंने बोला था कि मैंने कभी भी होगन को, क्योंकि अब वो भी नहीं है ना इस दुनिया में, तो वो ऐसे रेफरेंस में बात कर रहे होते हैं कि कभी भी होगन के बारे में मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इस दुनिया से जाएगा। तो देखो ये होता है स्टोरी लाइन के फेब को रियल रखने का असर, कि बाहर की ऑडियंस छोड़ो, जो तुम्हारे खुद के साथ के लोग हैं उनको भी कई बार ऐसा लगता है। फिर एक स्टेटमेंट और दी उन्होंने, ये दारू पीने वाले लोगों के लिए बोली उन्होंने। वो कहते हैं कि यार अपने आप से इंसान अब कब तक ही झूठ बोलेगा, और जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ बुरी है सेहत के लिए, जब हेल्थ पे मैं ध्यान दूंगा अपनी, तो मेरी लाइफ और लंबी चलेगी। तो उसके बाद कहते हैं अब उन्होंने वो चीज़ें करना छोड़ दिया है। कहते हैं लेकिन हाँ लिवर आज तक उनका उस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो ओवरऑल वही बात है, हर किसी के अपने अलग अलग थोड़ी बुरी आदतें होती हैं, किसी के नशे का होता है, किसी का सुट्टे का होता है, किसी का गलत खाने का होता है, और तभी मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी इस चैनल पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। रोमन रेंस ने भाई कुछ फुटबॉल सॉकर खेला है, और मैं पता नहीं रोमन रेंस की अलग अलग वीडियोस देखता हूँ भाई, ये बंदा जिस स्पोर्ट में आता है ये पता नहीं
वहां पे परफेक्ट ही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है पता नहीं, एक तो ये इन्होंने फुटबॉल को इतने तोड़ मरोड़ के बना दिया ना अमेरिकन लोगों ने, पता नहीं कभी हर चीज़ को ही फुटबॉल सॉकर बना देते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ तो किक मार रहे हैं रोमन रेंज, और बड़ी ही उन्होंने सही हिट करी क्योंकि वो नेट में जाके लग गए, और यहाँ पे उन्होंने पहले एक फेक किक भी करी, फिर वहाँ पे क्राउड के साथ वो सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। तो हाँ, डब्ल्यू में ना आने के अलावा, डब्ल्यू में आने के अलावा और बाकी सब काम जो है इन भाई साहब का बिल्कुल सही रहता है। और एरिक बिशॉफ ने एक स्टेटमेंट और दी रोमन रेंज के बारे में, ये डेफिनेटली एंटी रोमन रेंज वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। तो क्या बोला एरिक बिशॉफ ने, एरिक बिशॉफ ये कहते हैं कि रोमन रेंज का जैसा इस समय ऑरा है ना, डब्ल्यू छोड़ो एईडब्ल्यू में भी इस समय कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि रोमन रेंज के आसपास भी आ सके। और उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया, वो ऐसे कहते हैं कि तुम मत देखो रोमन रेंज की हिस्ट्री को, उसके मैचेस को, उसके चैंपियनशिप रेन को, तुम सिर्फ ये सोचो कि 50,000 बंदों का एक स्टेडियम है, वहां पे वो बंदा एंटर कर रहा है। जिसको नहीं भी पता होगा कि रोमन रेंज के क्या एक्ोलेट्स हैं, क्या इसकी स्टोरी लाइन कभी अच्छी थी भी या फिर नहीं, वो भी देख के रोमन रेंज का ऑरा फील कर सकता है। और एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि रोमन रेंज के अंदर है। तो ये एरिक बिशॉफ की स्टेटमेंट थी। काफी हद तक मैं इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि मैं भी ये बोलता हूं कि अगर आपको सही में एक फेस कंपनी का वो सुपरस्टार बनना है तो फिर आपको वैसा दिखना भी पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जैसे कहते भी हैं वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो वो चीज़ तभी तभी डब्ल्यूडब्ल्यू सोचती भी है, हर किसी को वो कंपनी का फेस नहीं बना सकते। तो हाँ, उस चीज़ में तो मतलब रोमन रेंज की ये तो खैर गॉड गिफ्टेड है, उसमें रोमन रेंज ने क्या ही किया। हाँ, अब स्टोरी लाइन अच्छी कर दी है तो इस वजह से वो जो अपने रेसलिंग फैंस हैं उनको फिर रोमन रेंज को देखने में मज़ा आ जाता है। वरना फिर पहले तो उनका एक बिग डॉग वाला कैरेक्टर भी था, तो उस टाइम पे अगर आप नहीं समझ पाते थे ना कि बिग डॉग को लोग बेकार क्यों बोलते हैं, तो अब आप कंपेयर करोगे ट्राइबल चीफ वाले रेन के बाद के रोमन रेंज को और उस वाले रोमन रेंज को, तो आप समझ पाओगे कि ओ, ये होता है एक प्रॉपर रेसलिंग वाला सुपरस्टार होना। एक वीडियो पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे ऑस्टिन थियरी ने, अपने ये मंडे नाइट रॉ के मैच की ही है, और यहाँ पे वो एक फिनिशिंग मूव हिट कर रहे हैं, और शायद उसका नेम भी ऑस्टिन थियरी ने हमको बता दिया है, इसका नेम अब ऑफ स्विच है। तो ये एक नया फिनिशर ऑस्टिन थियरी लेके आए। सोचो यार, डब्ल्यूडब्ल्यू का किसी एक सुपरस्टार को स्टोरी लाइन में बुक करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस सुपरस्टार को किस नज़रिए से देखते हैं। अब मेरे को ऑस्टिन थियरी स्क्रीन पे आ जाता भाई तो अरे यार ये बोर करेगा आके, ऐसा हो गया। जबकि एक टाइम पे ऐसा था, मुझे याद है लास्ट टाइम वो था जब बॉबी लैशली के साथ ऑस्टिन थियरी की फ्यूड चल रही थी, एकदम से पता नहीं कुछ नया उनके कैरेक्टर में वो देने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पे ऐसा लगता था भाई ऑस्टिन थियरी को ही दिखाओ, ये बंदा कुछ तगड़ा करेगा। तो वही एक चीज़ है कि हो सकता है कि उस सुपरस्टार के अंदर सब कुछ हो, लेकिन अगर उसकी स्टोरी लाइन सही नहीं है तो भाई वो बंदा तुम्हें बहुत बकवास लगता है। और मेरे को तो बहुत बुरा लगता है जब भी अब ऑस्टिन थियरी स्क्रीन पे आता है। मेरे को तो अब ये भी बोलने का मन नहीं करता ऑस्टिन थियरी के बारे में कि इसको पुश मिलना चाहिए, स्पेशली अब वो मैक्सिन वाली स्टोरी लाइन। ठीक है, वो जिस भी ऑडियंस को तुम टारगेट करना चाह रहे हो, लेकिन जो लेवल हो सकता है ऑस्टिन थियरी का वो उसके आसपास भी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है। कल मैंने आपको बताया था ना कि सीएम पंक ने एनएक्सटी के एक लाइव शो में भी काम किया। तो भाई यहाँ पे एक एनएक्सटी की सुपरस्टार हैं, एक थोड़ी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल नेम है ये, क्योंकि जब ये आई थी तो इनको इनकी लुक्स के बारे में, अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई थी। तो इनका नेम है माइका लॉकवुड, और इन्होंने उठा के पावर बॉम्ब दे दिया सीएम पंक को। और मतलब ठीक है, दे दिया तो दे दिया, लेकिन मैं अगेन यही बात बोलूंगा कि अगर तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वो बंदा है तो उसको ऐसे फेंका फेंकी तुम उसके साथ मत करो। वो अनडिस्प्यूटेड ये जो चैंपियनशिप है वो कैसी फील होती थी जब वो रोमन रेंज के पास थी। अब इसमें अगर ये ढूंढने लग जाओ कि अरे भाई रोमन रेंज की बात है तो रोहित भाई तो तारीफ ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी रोमन रेंज जो कर रहा है उसकी मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, जो उसके पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, क्योंकि अब तक उतना कुछ हमें ऑफर ही नहीं किया गया। लेकिन वो जब रोमन रेंज के पास थी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो कैसा उसका एक अलग ही ऑरा सा फील होता था। तो लेकिन अब वो सीएम पंक के पास है, वो इतने सारे लोगों के पास आ गई, वो धीरे धीरे डिक्लाइन ही होते जा रहा है अनडिस्प्यूटेड टाइटल का। तो तुम अपने ऐसे चैंपियन को उठा पटक तो नहीं करवा सकते। देखो हाँ, वैसे आप बोलो अच्छी बात है कि यार इतना बड़ा आदमी है और एक नई उभरती कोई सितारी है, सितारी है, तो उसके साथ जो है वो रिंग शेयर कर रहा है, इवन पावर बॉम्ब भी खाने को तैयार है। बट एक बार तुम वो टाइटल ड्रॉप कर दो, उसके बाद तुम्हें जो करना तुम वो कर सकते हो। फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एल ग्रांडे अमेरिकानो की स्टोरी लाइन शुरू करी थी, जो कि इतनी तगड़ी फटी कि ट्रिपल ए प्रमोशन में जाके पिछले कुछ टाइम की वो आप बोल सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू के ट्रिपल ए की भी मतलब सारे ही प्रमोशन की एक बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन बन गई, इवन बेस्ट स्टोरी लाइन भी आप इसको कह सकते हो पिछले एक साल की। तो लेकिन इसका आइडिया कहाँ से आया था, ये एल ग्रांडे अमेरिकानो का कैरेक्टर आएगा, ये किसने सोचा था? तो भाई ये नाम आपको थोड़ा सा शॉक करेगा, लेकिन ये खुद चैड गेबल का ही आइडिया था कि मुझे ऐसा कैरेक्टर देना चाहिए। याद है उस टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया था अमेरिकन क्राउड की तरफ से कि भाई, क्योंकि वहाँ पे चलता है ना कि वो मैक्सिको का बंदा है, तो फिर जैसे होता है ना कि जैसे काले गोरे का कर देते हैं, इंडिया में जात पात भेदभाव का कर देते हैं, रेसिज्म कर देते हैं, वैसा वाला। तो ऐसे ही ये इसको भी बहुत ही एक रेसिस्ट गिमिक बोला था, लेकिन जब ये फटा तो भाई उसके बाद फिर किसी ने इसके बारे में कुछ कॉमेंट नहीं किया। लेकिन ये ओरिजिनल आइडिया था हमारे चैड गेबल का। इस साल की मनी इन द बैंक में रैंडी ओर्टन के फैंस के लिए
पे क्या कुछ खुशखबरी आ सकती है? तो भाई देखो, यहाँ से WWE एक सेटअप बना सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ आप एक रैंडी ओर्टन के पर्सपेक्टिव से एक स्पेकुलेशन की तरह इसको देख सकते हो कि क्योंकि रैंडी ओर्टन को 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना है और अभी वो पूरी तरीके से चैंपियनशिप वाली इक्वेशन से बाहर हो चुके हैं, तो क्या WWE एक रीसेट बटन दबा सकती है रैंडी ओर्टन के साथ कि वो इस साल का मनी इन द बैंक जीते, जो कि फिर उनको दोबारा से मेन इवेंट सीन में लेके जाएगा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो शायद इस टाइम पे WWE को एक अच्छे मनी इन द बैंक के विनर की जरूरत भी है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि WWE अगर एक अच्छा मनी इन द बैंक विनर लेके, अच्छे से मेरा मतलब जिसकी स्टार पावर हाई हो, तो वो फिर ऐसा कुछ काम करेगा जो कि फैंस को इंटरेस्ट दिलाएगा WWE की स्टोर लाइन में। क्योंकि WWE भी इस बात को कहीं ना कहीं एडमिट कर ही लेती है कि हाँ भाई उनका मामला जो है वो ठंडा चल रहा है। वो कैसे पता चलता है? जब वो ये नहीं बोलते कि ओ भैया हमने तूफान ला दिया। तो जब वो ऐसा नहीं बोल रहे, इसका मतलब कि उनका मामला जो है वो ठंडा चल रहा है। तो क्या पता इस बार अगर कुछ रैंडी ओर्टन के फैंस प्रेयर करें तो आपको दिख सकता है कि इस साल के मिस्टर मनी इन द बैंक रैंडी ओर्टन बन जाएं। और एक हील कैरेक्टर के साथ रैंडी ओर्टन के साथ ब्रीफ केस होना, आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कितना डिफरेंट हिट कर सकता है 2026 में भी। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी बात, आप बोलोगे रोहित भाई ये आपने क्या बता दिया हमें, ये तो आप हमारी नींदें उड़ा दे रहे हो। आने वाले WWE के टाइम में जो हमको स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है, तो अभी आपको पता है ओबा फेमी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत गए हैं। एक उनके पास सीधा सीधा मौका है वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने का। और इस समय एक जो एक मैच हमें पता है WWE बनाने ही वाली है, वो है रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी का। लेकिन अभी के सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि WWE के लिए मैच रेसलमेनिया के लेवल का है, तो फिर ओबा फेमी को तभी तो वो होल्ड करके भी रख रहे हैं। वो उस चीज को इतना मेंशन भी नहीं कर रहे कि देखो ओबा फेमी के पास ये चीज है। क्यों? क्योंकि उनसे उनका ही पोपट हो रहा है कि यार ये बंदा कैसा किंग ऑफ द रिंग जीता है, जो कि अभी ये टाइटल शॉट के लिए जाना ही नहीं चाह रहा। लेकिन WWE सेटअप करेगी रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी का मैच रेसलमेनिया से पहले। अब आप बोलोगे भाई पहले, ये तो फिर रेसलमेनिया में ये मैच होगा तो उसमें क्या यूनिक और स्पेशल होगा? लेकिन ये मैच की एंडिंग ऐसी नहीं होगी, जो कि मैच होने के बावजूद भी स्टोरी लाइन बिल्ड करेगी रेसलमेनिया के ओबा फेमी और रोमन रेंस के मैच के लिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जैसे WWE ने मंडे नाइट रॉ में टीज किया था कि ओबा फेमी के सामने ब्रॉन ब्रेकर बोलता है कि तू फ्यूचर नहीं है, मैं फ्यूचर हूं। और इस साल के मनी इन द बैंक को जीते ब्रॉन ब्रेकर, और WWE ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस का मैच करे रेसलमेनिया से पहले। लेकिन इस मैच में घुस जाए बंदा ब्रॉन ब्रेकर और वो अपना कैश इन करके सक्सेसफुली चैंपियन ही बन जाए, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ही बन जाए। तो ना रोमन के पास टाइटल रहा, ना ओबा फेमी इस मैच को जीत पाया, और उल्टा ब्रॉन ब्रेकर ही चैंपियन बन गया। तो एकदम से पहले तो ये ब्रॉन ब्रेकर को कहां ही स्टैब्लिश कर देगा, ये आप खुद सोच के देखो। जो चीज हम ऐसे इमेजिनेशन में डाल रहे थे कि ये होना चाहिए ब्रॉन ब्रेकर के साथ, वो एक्चुअल में हो जाएगा। और ऐसा करके WWE उस मैच को भी बचा के रख लेगी जो कि रेसलमेनिया में होगा, ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस का। तो एक तरीके से ये 3 वे वाली फ्यूड भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि फिर होगा ये कि रोमन रेंस और ओबा फेमी की चेज होगी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इससे बेटर चीज और क्या होगी कि भाई रोमन रेंस जो कि करंटली टॉप टैलेंट है, वो ऐसे बंदों के साथ फ्यूड करे जो कि दिख रहा है सामने कि बस परोसे हुए हैं, बस ऐसे खाने की ही इसको देरी है। ऐसे सजे सजाए टैलेंट है ओबा फेमी और ब्रॉन ब्रेकर। तो अब ये सोचो अगर मनी इन द बैंक का WWE इस तरीके से यूज करती है और फिर ऐसे सेटअप करती है रोमन रेंस और ओबा फेमी का मैच, तो स्टोरी लाइन में क्या ही मजा आएगा। ये इतने भारी भरकम से लोग, स्टार पावर बढ़ाने के लिए रोमन रेंस, ये आई थिंक WWE के पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। बट लेट्स सी WWE क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन करती है या फिर नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है आज के टाइम में हम WWE से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। लास्ट में आपको कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में बता देता हूं भाई। तो कल का शो तो लग रहा है कि काफी सही शो होगा, क्योंकि कल रोमन रेंस भी शो पर होने वाले हैं, ओबा फेमी भी होंगे, जे ऊसो डिलीवर करने वाले हैं सोलो सिकोवा को, रोमन रेंस को, मतलब सोलो की भाई ले भैया हमारी ये फैमिली में आने वाला है। बाकी नेचुरल डीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। R1 वाला कोड यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसा केविन नैश ने बोला, हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।